नमस्कार मित्रों, आप लोगों का मेरे चैनल पे स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे। तो आज हम लोग समझेंगे रूल ऑफ लॉ के बारे में। तो रूल ऑफ लॉ के बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि रूल ऑफ लॉ क्या होता है। रूल ऑफ लॉ का सिंपल मतलब होता है कि जो कानून है वही यहाँ का सबसे सुप्रीम है। यहाँ कोई पर्सन, चाहे वो प्रधानमंत्री ही क्यों ना हो, चाहे वो राष्ट्रपति हो, मंत्री हो, न्यायाधीश हो, पुलिस हो, कोई अधिकारी हो या आम नागरिक हो, सभी कानून के नीचे हैं। मतलब इसका ये है कि कानून की सुप्रीमेसी है, कानून सबसे ऊपर है। सरकार की जितनी भी शक्तियां हैं वो कानून से ही आती हैं और कानून के अनुसार ही उनको प्रयोग किया जाता है। कानून जो है वही सबके लिए समान रूप से लागू होता है। तो रूल ऑफ लॉ का मतलब ये है कि किसी देश में किस प्रकार से जो नियम बने हैं वो कानून के द्वारा ही तय होंगे कि किसको क्या करना है, कौन गवर्नमेंट कैसे परफॉर्म करेगी, कौन सी मशीनरी किस प्रकार से एक्ट करेगी, कैसे देश की जो संस्थाएं हैं, इंस्टीट्यूशन है वो काम करेंगे। तो रूल ऑफ लॉ क्यों इम्पोर्टेंट है इसके बारे में भी जानना जरूरी है। मान लीजिए आप दो लोगों के बीच में झगड़ा होता है। अगर मान लीजिए दो लोगों के बीच में झगड़ा होगा तो जो बड़ा होगा वो छोटे वाले को मार देगा, परेशान करेगा। लेकिन अगर कानून ना हो तो अब वो कहाँ जाएगा, किसके पास जाएगा? ना स्टेट होगी, ना पुलिस होगी, ना कोई होगी। तो क्यास आ जाएगा, लॉलेसनेस आ जाएगी सोसाइटी में, सोशल ऑर्डर डिसबैलेंस हो जाएगा, सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन समाज में हो जाएगा, जिससे बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाएंगी। डिक्टेटरशिप आ जाएगी, जिसके पास पावर होगा वही छोटे लोगों को दबा देगा। इसीलिए जरूरी है कि अब देश को कैसे चलाया जाए, देश को सोशल बैलेंस कैसे मेंटेन करा जाए, ऑर्डर में कैसे रखा जाए, पब्लिक पीस और सोशल सोलिडारिटी को कैसे मेंटेन करा जाए। तो इसीलिए ये जो पूरी कहानी है रूल ऑफ लॉ की, इसके बारे में हम समझेंगे। क्योंकि लॉ, अगर राजा पहले, अगर सुप्रीमेसी या सोरेन की बात करी जाए तो पहले राजा की संप्रभुता होती थी, तो राजा सुप्रीम होता था। लेकिन ऐसा माना जाता था कि जो डिवाइन थ्योरी के अनुसार ये कहा जाता था कि राजा जो है वो भगवान के द्वारा भेजा गया रक्षक है, जो लोगों की सेवा के लिए ही आया है। तो यहाँ पे जो राजा का धर्म होता था वो भी वेलफेयर होता था। लेकिन कुछ समय के बाद जब सिस्टम बदला, जो पुरानी स्मृतियाँ थी, रूल्स ऑफ लॉ थे, प्रेसिडेंट थे या और भी कस्टम थे, उन चीज़ों में परिवर्तन हुआ, इंस्टीट्यूशनलाइजेशन हुआ, संस्थाएं बनी। तो अब जो लॉ बनाया जाता है मॉडर्न समय में वो पार्लियामेंट के द्वारा बनाया जाता है। जो रिप्रेजेंटेशन लोगों की बिल जो हम लोगों ने सरेंडर करी है स्टेट के सामने, तो स्टेट में ये वो गवर्नमेंट का पार्ट है, जो गवर्नमेंट के अंदर लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी आते हैं। तो उन्हीं में जो है कानून उनके द्वारा बनाया जाता है, जिसका पूरे इंडिया में इन्फोर्सिबिलिटी होती है, जिसका हम सब लोग पालन करते हैं। तो इसीलिए रूल ऑफ लॉ जरूरी है कि मनमानी अत्याचार को रोकना, सभी नागरिक को समान अधिकार और व्यवहार सुरक्षित करना, हमारे जो राइट्स हैं जो हमको रिकॉग्नाइज किए गए हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा, या कुछ हमारे नेचुरल राइट हैं जो हमारी स्वतंत्रता की, हमारी लिबर्टी की, हमारी हर प्रकार की जो डिग्निटीफाई लाइफ है उसको प्रोटेक्ट करते हैं। सरकार को क्या करना है, कहाँ सरकार रुकेगी, सरकार के कितने पावर हैं, उनको लिमिट करती है। न्यायपूर्वक क्या है, शांतिपूर्वक समाज बनाना है, व्यवस्थित समाज बनाना है, जिससे क्योस ना हो, सोशल ऑर्डर डिसबैलेंस ना हो, सोसाइटी में पीस हार्मनी बनी रहे, एक जो है डिग्निफाइड लाइफ लोग जी सकें। स्टेट की ड्यूटी है कि वो अच्छा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग दे, अच्छी डिग्निफाइड लाइफ दे, राइट को रिकॉग्नाइज करे, फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करे। यही सब रूल ऑफ लॉ के अंतर्गत आता है। फिलॉसफी भी जो है इसमें बहुत ज़्यादा काम करती है। जैसे थॉमस हॉब्स की फिलॉसफी है कि बिना मजबूत सत्ता के दुनिया जो है वो वार ऑफ ऑल अगेंस्ट बन जाती है। इसीलिए ऑर्डर और सुरक्षा के लिए सरकार जरूरी है। कौन जिम्मेदारी लेगा, कहाँ जंग दंगा हो रहा है, कहाँ फसाद हो रहा है, कहाँ मारपीट हो रही है, कहाँ सोशल ऑर्डर डिसबैलेंस हो रहा है, तो कैसे चलेगा?
तो यही है, क्योंकि स्टेट नास्टी है, ब्रूटिश है, एनॉय करता है, तो इसीलिए जो है लोगों ने अपना एक प्रकार से आर्डर और सुरक्षा के लिए जो है पूरी तरीके से अपनी जो सोवरेनिटी है या अपनी जो बिल है वो स्टेट को सरेंडर कर दी है। थॉमस हॉब्स का मतलब यही है कि बिना मजबूत सत्ता के दुनिया जो है वो पूरी तरीके से वार बन जाएगी। तो जो अमीर है वो छोटी मछली बड़ी मछली को दबा, बड़ी मछली छोटी मछली को दबा देगी। इसी आर्डर में प्रोटेक्ट करने के लिए जैसे बड़े बड़े माफिया हैं, बड़े बड़े भू माफिया हैं, लैंड माफिया हैं, गन माफिया हैं, प्रॉपर्टी माफिया है, एजुकेशन माफिया है, तो इनका जो बड़े बड़े बिजनेसमैन है या जो हम कह सकते हैं कि एक प्रकार से कैपिटलिज्म की दुनिया है, उसको बैलेंस करने के लिए समाजवाद, वेलफेयर स्टेट की जो नींव है जिससे सब लोगों को इक्वल रिसोर्स का डिस्ट्रीब्यूशन हो सके, समान अवसर मिल सके, जो हम फंडामेंटल राइट में पढ़ते हैं, वही सारी चीज़ें जो है इसमें प्रोटेक्ट करती हैं। जॉन लॉक भी जो कि एक फिलोसफर हैं, कहते हैं कि गवर्नमेंट की पावर लिमिटेड होनी चाहिए। अगर अनलिमिटेड पावर होगी तो फिर लोगों की लाइफ के लिए खतरा होगा, आर्बिट्रेरी तरीके से पेश आने लगेगी, अनावश्यक कानून बनाने लगेगी, तो सरकार कैसे फिर लाइफ, लिबर्टी और प्रॉपर्टी इंसान की सुरक्षित कर पाएगी। फिर सरकार अगर अत्याचार करने लगेगी तो फिर लोगों को विरोध का अधिकार मिलेगा नहीं। अगर कोई लोग विरोध नहीं करेंगे, सरकार आर्बिट्रेरीनेस तरीके से आ जाएगी, तो उनके राइट को कैसे रिकॉग्निशन मिलेगा, कैसे पब्लिक और प्राइवेट जो सिटीजन और पब्लिक सेक्टर है उसमें संबंध बन पाएगा, कैसे कोऑपरेशन कोऑर्डिनेशन बन पाएगा। इसीलिए ये दिया गया है कि सरकार को लिमिटेड आज़ादी होनी चाहिए। इसीलिए बेसिक स्ट्रक्चर की जो डॉक्ट्राइन है उसके साथ हम छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं। मॉन्टेस्क्यू में इसीलिए पावर को कंटेन करने के लिए अलग अलग जो है वो दे दिया गया है, जिससे जो है कोई भी किसी के उस पर दखल ना करे, अगर दखल करे तो दूसरा उसको काउंटर अटैक करे, जो हम चेक एंड बैलेंस की थ्योरी सेपरेशन ऑफ पावर में पढ़ते हैं। मैं सारी चीज़ों के बारे में बात करूँगा, लेकिन अभी हम लोग धीरे धीरे समझने का प्रयास करते हैं और आशा करता हूँ कि आप लोगों को हर चीज़ समझ में आएगी। हम लोग बेसिक चीज़ों को समझेंगे, उसके पूरा किस प्रकार से जो सिस्टम बना है उस सिस्टम को समझने का प्रयास करेंगे। हम रटेंगे नहीं, हम आर्टिकल की तरफ नहीं भागेंगे। ऐसा हो क्यों रहा है, क्यों रूल ऑफ लॉ जरूरी है, इम्पोर्टेंस क्या है उसकी, कौन कौन से फिलॉसफिकल रूट हैं, कहाँ से निकाला गया है रूल ऑफ लॉ, वो सारी चीज़ों पे मैं बात करूँगा। जैसे महात्मा गांधी कहते हैं कि कानून का आधार नैतिकता होना चाहिए, कोई भी कानून अनजस्ट नहीं होना चाहिए, आर्बिट्रेरीनेस नहीं होना चाहिए। जैसे पहले के अंग्रेजी कानून थे, नो वकील नो दलील वाला जो कानून था, जो जनरल डायर के द्वारा लाया गया था, या एनएसए है, और भी जो एक्ट हैं जो स्टेट में प्रिवेंटिव लॉ बनाए गए हैं, जो किसी को भी डिटेन कर सकते हैं, इलीगली डिटेन कर सकते हैं। तो कानून हमेशा मोरालिटी का ध्यान रखना चाहिए। इसको हम जूरिस्प्रूडेंस एंगल से भी देख सकते हैं, जो हम लोग लोनर और फुलर की कंट्रावर्सी मोरालिटी और लॉ के बारे में बात करते हैं। कानून हमेशा जस्ट होना चाहिए, जो पूरी तरीके से सत्य और अहिंसा का पालन करना चाहिए, उसमें वायलेंस नहीं होना चाहिए, ना के बराबर वायलेंस होना चाहिए, जिससे समाज में जो है पूरी तरीके से जो उनकी फिलॉसफी पॉजिटिव एनार्किज्म है उसके बारे में महात्मा गांधी बात करते हैं कि हम सत्य और अहिंसा के साथ भी कानून की पालन और सत्ता से न्याय ले सकते हैं। जरूरी नहीं है कि जो लॉ है वो आर्बिट्रेरीनेस तरीके से हो। अब आज के दौर पे नहीं कि जैसे कहीं दिल्ली में बहस होती है, जंतर मंतर में गोली चलवा दी जाती है, पेलेट चला दी जाती हैं, कोई भी इस अकाउंटेबिलिटी है नहीं है। हर प्रकार से जो है देश में सब पूरे कैपिटलिज्म हावी है, और जो लोग होते हैं कुछ भी बात करते हैं तो उनकी बात को माना नहीं जाता, सप्रेस कर दिया जाता है। ईडी और जितनी भी बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं उनको वो करा दिया जाता है। तो समस्या ये कभी नहीं रही है। समस्या यही है कि आज के दौर में जो चीज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा तक मोनोपाली है। जो कैपिटलिज्म है वो पूरी तरीके से हर इंसान को कंट्रोल करे है। जो भी सत्ता में आते हैं उनका भी यही काम है कि एक सत्ता में आता है, इसके बाद दूसरा खोदने लगता है वहाँ। खोदने का मतलब ये नहीं कि कोई प्रॉपर्टी खोद रहा है, कोई कॉन्ट्रैक्ट ले रहा है, कोई टेली कम्युनिकेशन में घुस रहा है, कोई पावर सप्लाई पे ले रहा है, किसी को ज़मीन अलाट की जा रही है। तो ये सब
चीज़ें पहले चलती थी। और इनकी जिम्मेदारी, जनता जब इतनी पागल है, वो कहीं विचारधारा में बटी हुई है, कहीं नेशनलिज्म उसके दिमाग में कोई विचारधारा आइडियोलॉजी डाली गई है, कोई बीजेपी का भक्त है, कोई कांग्रेस का भक्त है, तो सब अपना अपना सिस्टम है, कहीं कास्ट में बटा है, कहीं कम्युनल में बटा है। तो समस्याएं बहुत सारी हैं, इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी के लिए खतरा है। जब लोकतंत्र सामाजिक नहीं होगा, राजनीतिक लोकतंत्र नहीं होगा, संविधान अगर अच्छे लोग नहीं चलाएंगे, अच्छे लोगों के हाथ में नहीं होगा, तो मोरालिटी की तो बातें करिए ना करिए, वहाँ डिक्टेटरशिप होगी, वहाँ क्योस होगा, वहाँ सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन होगा, सोशल डिसऑर्डर डिस्टर्ब होगा, ये सारी समस्याएं होंगी, केओस होगा, लॉलेसनेस आएगी सोसाइटी में, बेसिक स्ट्रक्चर के साथ भी छेड़खानी होगी। तो यही B.R. अम्बेडकर कहते हैं कि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के मोरल्स हैं, चाहे वो लिबर्टी हो, जस्टिस हो, इक्वालिटी हो, फ्रेटर्निटी हो, इंटीग्रिटी हो, उनका ख्याल रखा जाए, रूल ऑफ लॉ, डेमोक्रेसी, ये कहने पे और धरातल पे उतारने पे और इसको जीवन में यूज करने में बड़ा अंतर है। कहना आसान है कि कानून सबसे ऊपर है, लेकिन हमेशा देखा जाता है कि कानून में छोटे लोग दब जाते हैं, जो बड़े लोग होते हैं वो इसका फ़ायदा उठा लेते हैं। कोई भी कानून व्यक्ति ऊपर नहीं है, लेकिन यहाँ आजकल के दौर में देखो कि व्यक्तियों की बात मानी जाती है। बड़े बड़े जो माफिया हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, उनके लिए कानून नहीं है भी तो उनको पूरी तरीके से वो कर दिया जाता है। तो यही सारी चीज़ें, कानून सिर्फ छोटे लोगों के लिए है। अब कानून भी आजकल कहाँ पूरी तरीके से जो है न्याय दिला पा रहा है, उसके लिए भी पैसा ना हो तो कोई तुम्हारी फाइल भी नहीं पलटेगा। तो यही सब चीज़ें हैं कि सरकार कानून के अधीन है, पर नागरिक भी कानून के अधीन है। न्याय, समता और स्वतंत्रता कहने में अच्छा लगता है कि ये रूल ऑफ लॉ है, पर समस्या बहुत सारी हैं। लेयर बाय लेयर हम इनको समझने का प्रयास करेंगे। बेसिक लेयर पे समझेंगे कानून सबके समान रूप से लागू होता है, किसी के साथ भेदभाव नहीं करता है। ये सिर्फ कहने की बातें हैं, भेदभाव हर जगह होता है। गरीब आदमी के पास पैसा ही नहीं है तो उसका कोई सेवा नहीं करेगा, ना कोई लड़ेगा। अब जैसे ट्रैफिक नियम है, लाल बत्ती सबके लिए समान होती है, लेकिन तुम तो जब ट्रैफिक का वो होता है, अगर मंत्री निकलता है तो तुमको अपनी मोटरसाइकिल रोकनी पड़ती, वो हॉर्न बजाते हुए चों 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 निकल जाता है लाल बत्ती, और कहते हैं कि लाल बत्ती सबके लिए समान है, मंत्री हो या आम आदमी हो, नियम तोड़ने पर दोनों का चालान होगा। लेकिन ऐसा होता है, जहाँ मंत्री का आदमी उतरा, धमकाया, तहाँ उसको कहते हैं जाओ जाओ। ऐसे एम्पायर निर्णय स्टार खिलाड़ियों को है जो जानबूझ के आउट नहीं देते हैं, उनकी प्रशंसा करते हैं। कोई नया आता है उसको स्ट्रगल करना पड़ता है, यही सच्चाई है। पुलिस किसी को केवल कानून में दिए गए कारणों से गिरफ्तार नहीं कर सकती है। देख रहे हो कि गिरफ्तारी के बाद प्रक्रिया का पालन करना, लेकिन देखते हो बाहरी जब जाते हो तो कहाँ फेयर इन्वेस्टिगेशन होती है। कोई गांजा दे के, कोई चरस दे के जबरदस्ती अंदर कर दिया जाता है। तो ये सब कहने की बातें हैं कि गिरफ्तार नहीं कर सकती। उनसे पूछ लो कोई अपना हक, तो भी बिल्कुल चिल्ला के दौड़ते हैं, जैसे तुमने उनके वो कर दिया है, गुलाम तुम्हारे ही हैं। लेकिन इतना उनको चढ़ा दिया गया, इतना सामाजिक उनको वैल्यू दे दी गई है सरकारी नौकरी वालों को कि वो जनता को कुछ समझते नहीं, और जनता जी हुजूरी करने में बिजी रहती है। तो समस्याएं बहुत सारी हैं। न्यायाधीश अपने व्यक्तिगत विचारों से नहीं, केवल कानून और साक्ष्यों के आधार पर निर्णय देता है। पर यही सारी चीज़ें हैं कि बहुत सारे साक्ष्य और कानून के आधार पर तो देता है, लेकिन बहुत सारे ऐसे जजमेंट हैं जहाँ पर्सनल गेन के लिए भी काम होता है। कहना यहाँ पे सही नहीं रहेगा, नहीं कह देंगे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लग जाएगा। तो यही समस्याएं हैं। यहाँ कहना आसान है और करना बड़ा डिफिकल्ट है। कॉन्स्टिट्यूशनल कनेक्शन बनाया है कि आर्टिकल 14 में इक्वालिटी बिफोर लॉ की सभी व्यक्ति कानून के समान समक्ष समान है, कानून समान संरक्षण के अधिकारी हैं। तो क्या आपको लगता है ऐसा है? कानून सबके समक्ष समान है? समान होता तो प्राइम मिनिस्टर को अलग प्रिविलेज काहे मिलता है, मंत्री के भत्ते अलग काहे मिलते हैं, लोगों को काहे नहीं पेंशन मिलती हो? तो 10-10 हज़ार में बेचारे काम करने को, एक मंत्री को 1 करोड़ किस उद्देश्य के लिए दिया जाता है? उसको बाउंसर और गाड़ी किस लिए दी जाती है तो जनता का सेवक, जनता का रिप्रेजेंटेशन करने जाता है या भौकाल दिखाने जाता है। तो कहने का यही मतलब है।
आर्टिकल 21 में लाइफ और पर्सनल लिबर्टी किसी भी व्यक्ति की विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाई लॉ। लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ देखो रात में बड़े लोगों के लिए अदालतें खुल जाती हैं, उनका तुरंत मुकाबला किया जाता है। तो ये लाइफ और पर्सनल लिबर्टी कहने की बात है कि फेयर ट्रायल होता है। कहाँ फेयर ट्रायल होता है? बहुत जगह फेयर ट्रायल नहीं होता है। तो जीवन में व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता, लेकिन देखो वहाँ पानी पीने को भी नहीं मिलेगा। कहने का सब लिया है कि वाटर के लिए, लाइफ को जीने के लिए उसको अधिकार मिला हुआ है, लेकिन पुलिस वाले हथकड़ी लगाए रहते हैं जैसे तुम कोई बहुत बड़े अपराधी हो, छोटा सा भी अपराध कर दो तो हैंड कैफिंग जड़ देते हैं। तो ये सब चीज़ें कहने की हैं। तमाम रूलिंग है। प्रेम शंकर शुक्ला और से दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन का केस है। कहना आसान है कि न्यायपालिका को अधिकार है कि सरकार के कार्यों की जांच करे, जांच ही बस करती है, लेकिन उसका कितना पालन धरातल पे होता है। लॉकडाउन हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने इतनी बार कहा तो कहा, स्टेट ने मान लिया, सब चीज़ें तो खुली ही रहती हैं। का बहुत सारे गाइडलाइंस इशू करती है, बहुत सारे डायरेक्शन इशू करती है। कितना अधिकारी मान लेते हैं, कितना एग्जीक्यूटिव मान लेता है। प्राकृतिक न्याय होगा, कोई को भी निर्णय निष्पक्ष होगा, सुनवाई का अवसर होगा, बहुत बार ऐसे केस डिसमिस कर दिया जाता है। तो ये सब सच्चाई है जो मैं आपको रूबरू करा रहा हूँ। बाकी पढ़ने को तो आप पढ़ ही लेंगे कि संस्थाएं स्वतंत्र होती हैं। न्यायपालिका, पुलिस, विधायिका, कोई भी संस्था मनमानी नहीं कर सकती है। एग्जीक्यूटिव मनमानी करती है। इसके बाद जब एग्जीक्यूटिव मनमानी करती है, लेजिस्लेचर उसको रोकती है, तो वो बैलेंस बनाने के लिए ज़रूरी है, वरना आर्बिट्रेरीनेस आ जाएगा। प्रोसीजरल लेवल पे ड्यू प्रोसीजर का जांच होगा, गिरफ्तारी होगी, ट्रायल होगा, सब नियम के अनुसार होगा। खैर ये तो है कि प्रोसीजर जो है वो सही है कि इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी, ट्रायल, चार्ज फ्रेम होंगे, वो आज भी चला आ रहा है, लेकिन उसमें भी कहीं तारीख के ऊपर तारीख चलती हैं। ये सब चीज़ें आप जब प्रैक्टिकल कचहरी में जाएंगे तभी जान पाएंगे। सब्सटेंटिव लेवल में कानून केवल होता ही नहीं है, बल्कि न्यायपूर्वक और तर्क संगत होना चाहिए। कभी कभी देखते हैं को नहीं भी 376 का अपराध बनता है तो ज़बरदस्ती बना दिया जाता है, या एक पार्टी का सपोर्ट करा जाता है, दूसरे का नहीं करा जाता है। थाने में जाइए, जानबूझ के फ्रॉड मुकदमा लिखे जाते हैं, बनाए जाते हैं। तो ये सब कहने की बातें हैं कि सब्सटेंटिव लेवल में कानून केवल होता नहीं बल्कि न्यायपूर्वक। SHO न्यायपूर्वक बात करता है, उचित तर्क संगत होता है, लेकिन अब बाद में पता चलता है कि चार्जशीट फर्जी है, फर्जी इन्वेस्टिगेशन की गई है। ये सब चीज़ें होती हैं, ये आप समझिए। रूल ऑफ लॉ का अंतिम उद्देश्य मानव की गरिमा, स्वतंत्रता, न्याय, समानता, लोकतंत्र की रक्षा करना, ये सब कहने की बातें हैं। बहुत कम मानव गरिमा का अपराध किया जाता है, बिना गाली के बात नहीं होती है। स्वतंत्रता तो वहाँ कहिए ही ना। न्याय थोड़ा हाँ मिल जाता है, लेकिन उसके लिए पैसा खर्चा करिए। समानता और लोकतंत्र की रक्षा, लोकतंत्र की कितनी रक्षा हो रही है कि न खाने को मिल रहा है, इथेनॉल अलग रेट छू रहा है, महंगाई अलग रेट छू रही है, स्कूलों को अलग बंद किया जा रहा है, खाने के लिए अलग समस्याएं हैं, इसके बाद एजुकेशन में अलग सब खत्म हो रहा है, सिलेंडर अलग से नहीं मिल रहे हैं। तो ये कहने की है कि लोकतंत्र की रक्षा हो रही है। सब हर जगह करप्शन होता है, कहीं भी कमीशन अधिकारी लेते हैं, तो यही लोकतंत्र की रक्षा हो रही है कि यहाँ जो बड़े बड़े माफिया हैं वो 1000-1000, 10-10 हजार करोड़ कमाते हैं। यहाँ जो एक आदमी सीधा साधा है जिसको राजनीति करना नहीं आता, वो 50-100 रुपए में भी गुजारा बेचारा कर रहा है। तो ये कहे कि लोकतंत्र की रक्षा करते हैं। कौन सा किसी को ऐसा लोकतंत्र की रक्षा कर देते हैं? अपने घर की रक्षा, अपनी रक्षा, अपने बॉडीगार्ड की रक्षा, अच्छी गाड़ी, अच्छा बंगला सब बना लेते हैं। ये लोकतंत्र की रक्षा कहाँ से हो गया? तो यही सब समस्याएं हैं। वास्तविक जीवन में लीगल अरेस्ट कहा जाता है कि पुलिस केवल कानून में दिए गए कारणों से ही गिरफ्तार कर सकती है। कारण बताना अनिवार्य है, लेकिन कभी कभी देखो अधिकारियों को इलीगली डिटेन कर लेगी, बड़े नेताओं को हाउस अरेस्ट कर लेगी। ये सब कहने की बातें हैं। फेयर ट्रायल है, हर आरोपी को वकील के सबूत देखने, अपना पक्ष रखने का पूरा अधिकार है। फेयर ट्रायल दिखता बस है गवाही कोई ले रहा है, गवाही में भी जानबूझ के पैसा ठूस दिया जाता है तो वो हॉस्टाइल हो जाता है। लॉ मेकिंग में संसद कानून बनाती है, वो अपने हित में के लिए MP MLA भत्ता के लिए, पेंशन के लिए, पैसा के लिए कानून बनाते हैं। जनता का क्या होता है? सिर्फ उनको झुंझुना पकड़ा दिया जाता है कि अब की बार ये
स्कीम आएगी, ये बार वैकेंसी आएगी 5 साल में, उस वैकेंसी में आधे ही धांधली करने के लिए नेता मंत्री पेपर लीक करवाते हैं। तो ये सब तो पहले से ही बना है, बाद में आधे के ऊपर ईडी लगती है, आधी जेल जाते हैं। तो ये पुरानी समस्याएं हैं, ये आज से नहीं चली आ रही। इक्वल जस्टिस कहने का है गरीब अमीर का, अमीर के पास पैसा होता है उसका मुकदमा पहले देखा जाए, गरीब के पास पैसा ही नहीं, वो कहाँ से मुकदमा लड़ेगा। ऊंच नीच का भेदभाव हर जगह होता है, जहाँ पैसा मिलता है वहाँ सब बड़े बड़े एडवोकेट भी पतियाते हैं, बिना पैसा के कोई काम थोड़े करता है। स्ट्रांग राइट कहने की बातें हैं, तो यही रूल ऑफ लॉ है जिसको मैं समझाना चाह रहा था कि ये कहने का रूल ऑफ लॉ, ये रूल ऑफ लॉ सिर्फ आज आपको पढ़ाया जाता है, बाकी वास्तविकता में रूल ऑफ लॉ नहीं है, रूल ऑफ जंगल चलता है यहाँ। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को पसंद आएगा, पसंद आए तो चैनल से जुड़े रहें और चैनल को लाइक सब्सक्राइब करते रहें। जय हिंद दोस्तों।